जी सर, दो ढूंढने हैं आपने। Borrowing costs must be capitalized if they are directly attributable to qualifying asset. Borrowing costs should cease to be capitalized once the related asset is substantially complete. Borrowing costs must be capitalized if they relate to directly attributable to non-current asset. क्या गलती है इस सेंटेंस में? नॉन करंट एसेट्स की जगह क्या वर्ड होना चाहिए था? डी, बोरिंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट। इसमें क्या गलती है? आज मे बी ऑप्शन नहीं है, मस्ट भी है, तो ए भी ठीक है। 4 के लिए 30 सेकेंड्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब ये अगर गलत है तो जल्दबाजी में गलत हो रहा है। सेकंड लाइन में ढूंढना जरा, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड an entity decided that not all of the funds raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds for 1 month before construction started, earning 40,000. इन्वेस्टमेंट इनकम है डेफिनेटली, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कमेंसमेंट डेट से पहले की हो या सीज के बाद की हो या सस्पेंशन के टाइम की हो तो फिर वो तो प्रॉफिट लॉस में जाती है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, जरा ढूंढ, जरा पेज नंबर जरा ढूंढ ले, वो 2-3 जहाँ पे वो शुरू के पेजेस हैं। बोरिंग कॉस्ट की कमेंसमेंट कब शुरू होती है? नहीं, तीन चीजें, 2 या 3 सेंटेंसेस हैं। एक्सपेंडिचर इंकर हो रहे हैं और बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है और एसेट की वर्किंग कंडीशन में लाने की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो। तो पेज नंबर कौन सा? 70 ढूंढा, क्या जा रहे थे? 73। Entity incurs borrowing cost and entity incurs expenditures and activities necessary to prepare the asset have started. तो क्या मसला? अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इट मींस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है अभी। तो देयरफॉर कमेंसमेंट से पहले का अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। ऑप्शन बी ठीक है? ओके प्लीज। बात ठीक है, गलतियां हो रही हैं, लेकिन गलतियों के बाद फिर फाइनली आई होप के क्लियर हो रहा है। कंप्लीट साइलेंस। इसमें एक चीज वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इवन देन शायद आप ढूंढ लेंगे, अच्छी सी कोशिश करें। नॉट कंसिडर अ बोरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट ठीक है, इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट है। फाइनेंस चार्ज तो इंटरेस्ट ही का शायद एक और नाम है। सी वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली शायद डी पे है। एक प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपेमेंट है वो भी बोरिंग कॉस्ट है। वो क्या है? अगर आप प्रिंसिपल वापस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो जो प्रिंसिपल है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, जो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट है
तो एक्सचेंज डिफरेंसेस शायद टैक्स में पढ़ा हो, लेकिन बार अकाउंटिंग में तो नहीं। डी पॉइंट इसका टिक लगाएं। प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है ये बोरिंग कॉस्ट नहीं है। ये एक्सचेंज डिफरेंसेस में बात इसलिए नहीं असल में कर रहा हूँ, वो टैक्स में जो आपने पढ़ा भी होगा वो टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है टैक्स वाले तो कहते हैं कि अप्लाइज हो जाता है, लेकिन ये एक्सचेंज डिफरेंसेस ऐसे और हैं। ये IAS 21 है, FA2 में हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कम एक्सचेंज और डिफरेंसेस है वो भी प्रॉफिट लॉस में ही आता है, लेकिन वो बरल ये असल में पहले शायद FA2 से था, इधर आ गया। प्रिंसिपल रिपेमेंट ओके, नंबर 10 से 20 सेकेंड्स, लेकिन प्लीज जो आसान है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पे डिसीजन लें। जी सर, एक्सपेंस ठीक है। अगर सस्पेंशन रही है तो बोरिंग कॉस्ट इग्नोर नहीं करनी, एक्सपेंस आउट करनी, कैपिटलाइज नहीं करनी। अब डेफिनेटली इसकी एक्सेप्शन भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर सस्पेंशन है तो एक्सपेंस है, अनलेस सस्पेंशन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। 11 शायद अभी देखा, 20 सेकेंड्स। वही दो कंडीशन शायद उसने डिवाइड कर दी। पहली कंडीशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब दूसरा को शायद उसने ब्रेक कर दिए। बोरिंग कॉस्ट बीन इंकर्ड, एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस एसेट। क्या ऑप्शन है जी? रीपेमेंट ऑफ बोरिंग हैज कमेंस्ड। ठीक है जी। 12 पेज 73 साथ रख लीजिएगा जहां जरूरत पड़े। जरा ढूंढ के कहीं वर्ड्स बताएं। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब सीज हो जाती है? ये नहीं, जरा पूरे वर्ड्स तो पूरे वर्ड्स 73 पेज पूरा वर्ड्स। When the asset is substantially complete है, which means asset available for use है। तब एसेट यह है कौन सा? ऑफिस बिल्डिंग है जिस पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, हो रही है। क्या अभी रहता है? तो क्या बोरिंग कॉस्ट ऑफिस बिल्डिंग पे कैपिटलाइज होती रहेगी? ऑफिस बिल्डिंग कंप्लीट है, फर्नीचर इंस्टॉल होना रहता है, तो बोरिंग कॉस्ट सीज हो जाएगी, और शायद ऑफिस बिल्डिंग की अब डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अवेलेबल फॉर यूज है, चाहे वो यूज ना भी हो रहा हो। इस तरह के क्वेश्चन भी शायद अब नहीं कह रहे। क्वेश्चन नंबर 9 पे ढूंढना जरा, थोड़ा सा आगे, पेज नंबर 74, 5, 6 पे। इसके एंड में जाए जरा। मशीनरी रह गई थी वहां भी, या फर्नीचर ही था वहां भी? 31 अक्टूबर और यकम, हाँ ढूंढे जरा वहां भी। क्वेश्चन नंबर 9 ही था शायद। 31 अक्टूबर पे एसेट शायद कंप्लीट हो गया था, लेकिन 1 जनवरी पे जाके एसेट, हाँ ये लास्ट लाइन्स में ही।
हाँ जी 1 जनवरी को शायद फर्नीचर बिल्डिंग कब से यूज में आ गई 1 जनवरी अच्छा हाँ डिले फर्नीचर के डिले की वजह से वो 1 जनवरी को एक्चुअली यूज हुई है लेकिन 31 अक्टूबर को शायद वो कंप्लीट हो गई थी तो बोरिंग कॉस्ट कब सीज हो गई और 2 महीने के डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग पे चार्ज ठीक है तो आए जरा यहाँ क्या होना चाहिए नो का मतलब कैपिटलाइजेशन सीज ये जिनके पास ऑप्शन है जरा लिखना अपने पास कैपिटलाइजेशन सीज व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट ओके ओके सर 13 जरा मेरे लिए छोड़े मैं अभी एंड में करवाता हूँ 14 करें जरूरत पड़े तो यकीनन ढूंढना ही देगा इन्हीं पेजेस में है ये सारी स्टोरी क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है उसकी एग्जांपल में इन्वेंटरीज आ सकती हैं इन्वेंटरीज आ सकती हैं देख लेना देखें तो पीछे पेजेस पे जाना पेज नंबर 72 इन्वेंटरीज आ सकती हैं बस मसला वही है कि सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल इन्वेंटरीज भी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी शायद लिखा होगा तो ढूंढने जरा इन्वेंटरीज हो सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है सी में क्या इशू है जैसे ही खरीदा अगर वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है मींस उन्हें यूजेबल कंडीशन में लाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड अगर नहीं लग रहा तो ये भी वहां लिखा हुआ है शायद उधर ही उसी पेज नंबर 72 पे लिखा होगा जहाँ एसेट्स विच आर अवेलेबल फॉर यूज व्हेन एक्वायर्ड व्हीकल ली है कोई फर्नीचर ली है कंप्यूटर लिए है कोई भी एसेट लिया अगर वो रेडी फॉर यूज है व्हेन एक्वायर्ड सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लग रहा तो वो फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है ठीक है तो कौन सी ऑप्शन बनी सी ठीक है 15 पहले बेस्ट एफर्ट करें ऐसे पॉइंट्स जो है ना वो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं सस्पेंडेड लिखा हुआ ए में जब ए हो जाए फिर क्या होना चाहिए फिर तो सीज होना चाहिए बी हो जाए तो क्या होना चाहिए हाँ जी फिर भी कैपिटलाइज होना चाहिए टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट में तो कैपिटलाइज होना चाहिए इस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट के सस्पेंशन होनी नहीं चाहिए अनलेस है अनलेस टेम्परेरी डिले इज अ नेसेसरी पार्ट ए में क्या होना चाहिए अगर ए हो जाए तो फिर तो सीज होना चाहिए बी हो जाए तो फिर भी कैपिटलाइज होना चाहिए सी हो जाए फिर सस्पेंड हो जाना चाहिए ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड अनलेस अनलेस ऊपर ए में आ गया अनलेस बी में सॉरी आ गया ऑल ऑफ द अबव नहीं सही सस्पेंड कब होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड ठीक है सही वो ढूंढे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद होगा एक पैराग्राफ पेज नंबर 76
पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे एक पैराग्राफ पढ़े जरा आराम से। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। मिस्टर अनस किसको ढूंढ रहे हैं? पेज नंबर 73 तो सामने, आप पिछली लाइन में ढूंढ रहे हैं। Entity shall suspend capitalization of borrowing cost during extended periods in which it suspends active development of qualifying asset unless temporary delay is a necessary part of the process of getting the asset ready for intended use or sale। तो अगर एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, आए 16 की कोशिश करें। जी ये ठीक है। बी में प्रॉब्लम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सून एज एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज इंकर्ड। अगर लोन ही नहीं लिया तो अभी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी, तो लोन बोरिंग कॉस्ट भी इंकर हो रही है। सी में क्या इशू है? अनटिल, बीच में सस्पेंशन आ सकती है। अनटिल एसेट इज ब्रॉट इनटू यूज जरूरी नहीं है, बीच में सस्पेंशन हो सकती है। और सी डी में क्या इशू है? सॉरी डी में कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सून एज, अगर बोरिंग कॉस्ट लोन ले लिया आपने लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो फिर भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। तो ये ऑलवेज ऑलवेज वर्ड्स हैं, शायद ये इन तीनों में सही नहीं है। 17 में एक छोटी सी वर्किंग है, जरूर करें, देखते हैं कैसे करते हैं आप, अप्लाई करें माइंड। ये स्पेसिफिक है, जनरल है, कैसे पता चला? फॉर द पर्पज ऑफ एन एसेट।
अगर स्पेसिफिक है तो लोन पे इंटरेस्ट इंकर्ड, लोन की अमाउंट क्या है? अब एक्सपेंडिचर्स पे रेट नहीं लगना, अब लोन पे इंटरेस्ट इंकर्ड लेना और इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढनी है। लोन कितना था, रेट क्या था, मंथ्स बताएं। ना करें यार, गिना करें। कमेंसमेंट डेट बताएं। फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी या फर्स्ट मार्च? एक्सपेंडिचर शायद फाइनली फर्स्ट मार्च को ही हुआ है। फर्स्ट जनवरी को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, लेकिन पेड 8 मिलियन फर्स्ट मार्च है और 12 मिलियन फर्स्ट जुलाई है। क्या ख्याल है? लोन लोन पे इंटरेस्ट इंकर हो रहा हो, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो, और एक्टिविटीज एक्सपेंडिचर्स हो रहे हो, एसेट पे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं जी। क्या ख्याल है? कब से कब तक? मेरा 6 महीने बनते हैं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं सितंबर तक नहीं, अगस्त तक। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, फर्स्ट सितंबर है। 6/12 ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे? 20 में से 8, अब 20 मिलियन पे जनवरी फरवरी में इन्वेस्टमेंट इनकम आई होगी, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस में गई होगी, हम कैपिटलाइज निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट मार्च को 20 में से कितना पे हो गया, तो 12 मिलियन बचा। अब ये कैसे गिनूं? मार्च अप्रैल मई जून, सबका पता है क्या कर रहा हूं। अब जून पे क्यों रुक गया हूं? फिर फर्स्ट जुलाई को क्या हुआ, 12 मिलियन पे हो गया और सरप्लस फंड्स खत्म हो गए। तो 20 माइनस 8 करके मैंने सरप्लस फंड्स निकाले। देख लें जी प्लीज। मार्च टू अगस्त एंड 4 months मीन्स मार्च टू जून, मार्च टू अगस्त, मार्च टू जून। यानी कंफ्यूजन जी, ऑप्शन बता दें। 660 बनता है शायद, तो टोटल नेट करके 0.66 मिलियन। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले 18। अभी ये किस में रहता है जो मैंने छोड़ा? G18, which of the following statements are correct? 30 seconds और, 30 seconds और, आराम से सोचें। Investment income on the temporary investment of unused funds of general borrowing। जनरल बोरिंग पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो तो वो भी तो एसेट की कॉस्ट में से नेट होती है, प्रॉफिट लॉस में जाती है। ये अगर ढूंढना, मेरा लिखा भी होगा, क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना जरा। 7 या 5 शायद होगा, 5 के नीचे, 5 के नीचे से पढ़े, एक दो नोट लिखे हो शायद।
जर्नल मेरा लिखा हुआ है 5 के नीचे होगा शायद। जर्नल बोरिंग के केस में अगर कोई सरप्लस फंड बच भी जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम का कोई डायरेक्टली लिंक हम नहीं कह सकते एसेट से। स्पेसिफिक बोरिंग तो होती है एसेट के लिए, तो अगर पैसे बच भी गए तो उसी पे लगने हैं, तो उसी एसेट पे क्योंकि लगने हैं, इसी एसेट्स के पैसों में से अगर इनकम कमाएंगे तो एसेट में से नेट हो जाएगी। लेकिन जनरल बोरिंग किसे कहते हैं? जो पैसे कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो पैसे बचे हैं फिर वो एसेट पे लगने हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ पे है? स्पेसिफिक बोरिंग में, जनरल में नहीं। नंबर 2 में क्या इशू है? ऑलवेज सेड, ऑलवेज कमेंस, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है जी? 1 ठीक है जी, तो ऑप्शन ए बनती है शायद। चलिए पूछिए ढूंढे थोड़ा सा, मैंने पॉइंट थोड़ा 13 ये पढ़े जरा काइंडली। नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, इसमें बी है क्वालिफाइंग एसेट और डी भी है, और इससे अगला जरा पढ़े 14। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन अब ये जरा 13 में ना, तो इन्वेंट्रीज अब 2 तरह की आ गई, तो वो बस जरा वैसे सुनना जरा। असल में क्वालिफाइंग एसेट वो है जिस पे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा हो। तो अगर इन्वेंट्रीज रूटीन में बन रही हैं, मुसलसल बनती जा रही हैं, स्टॉक्स बनते जा रहे हैं, चीजें बिकती जा रही हैं, तो जो रूटीन में इन्वेंट्रीज बन रही हैं वो फिर क्वालिफाइंग एसेट बन नहीं सकेंगी। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज किस्म की इन्वेंट्री है जिसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाना है, तो वो फिर क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। तो इसमें मैस प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री जो लिखा हुआ ना, ये है इकट्ठी कर बन रही हो, बहुत बड़ी तादाद में बन रही हो। और सी में लिखा है मेड टू ऑर्डर, मतलब किसी ने ऑर्डर किया वो इन्वेंट्री बना रहे हैं। तो अब इसमें भी ये जरूरी नहीं कि मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो जाए, लेकिन इसका चांस हो सकता है अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगना है। तो इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्रीज नहीं जो रूटीन में बन रही है। मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। तो हमने इसमें से क्या ढूंढना है कि जो नहीं है, तो इसमें फिर आप बताएं ए पे टिक लगाएं या सी पे टिक लगाएं? सी हो सकती है, जिसके चांसेस हैं अगर इसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगना है। लेकिन मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री का मतलब है बहुत बड़ी तादाद में इन्वेंट्री, जिस तरह फॉर एग्जांपल पेप्सी की बॉटल्स हैं, वो एक तरीके से बनती जाएंगी, प्रोडक्शन मुसलसल होती जाएगी, ठीक है। जो रूटीन में चीजें बन रही हैं वो मैस प्रोड्यूस्ड है। और मेड टू ऑर्डर का मतलब बताएंगे? किसी ने ऑर्डर किया है और हमने बना के देना है उसके ऑर्डर के मुताबिक, और अगर उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हुए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाना है, तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, जो बड़ी बड़ी स्टॉक की चीजें हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो भी सकती हैं, लेकिन हर इन्वेंट्री नहीं। नीचे जाए जरा, इन्वेंट्री हो सकती है, लेकिन 13 में क्या पढ़ा हमने कि मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री नहीं, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होगी, ठीक है जी। हो सकता है, लेकिन इसका चांस किसका ज्यादा है? जो मेड टू ऑर्डर है, अगर उसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए, ठीक है। चले पहले आईएएस 40 ढूंढे, आईएएस 40 का पेज 17 ढूंढे जी। फासा हुक्म करें सर, क्या समझ नहीं आया? जनरल बोरिंग्स में अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो प्रॉफिट लॉस में ही जाएगी, लेकिन बोरिंग कॉस्ट की जो कैपिटलाइजेशन है वो ऑलवेज कमेंस नहीं होगी जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। लोन भी लिया होना चाहिए, एक्सपेंडिचर्स भी इंकर हो रहे हो, बोरिंग कॉस्ट भी इंकर हो रही हो, और नेसेसरी एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई।